बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बाग में, एलोरा में, अजंता में या फिर बादामी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है। और अगर हम लोग बात करें कि पद्मपाणि का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कमल धारण करने वाला। जो पेंटिंग है उसमें जो भगवान की मूर्ति है या फिर पेंटिंग है, उनके हाथ में आप देखेंगे तो कमल का फूल है, इसलिए यहाँ पर पद्मपाणि की बात किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर आपके सामने दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा दिया है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया था, इसलिए दोनों जो कथन है वो गलत है। इस हिसाब से आ जाएगा जो डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और जो ह्वेनसांग था उसे हम लोग यात्रियों का राजकुमार के नाम से जानते हैं और इसका एक बहुत ही फेमस किताब है सी यू की, ठीक है, ह्वेनसांग का किताब है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सूची दिया हुआ है और आपको मिलाना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 में दिया है चरक है, ब्रह्मगुप्त है, वाराह मिहिर है और विशाख दत्त है। और सूची 2 में है गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। तो अगर हम लोग बात करें, जो चरक थे वो क्या थे? एक चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वाराह मिहिर ज्योतिष थे और विशाख दत्त क्या थे? तो नाटककार थे। इस हिसाब से अगर हम लोग देख लें, ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यहाँ पर और बात करिए अगर विशाख दत्त का, जो कि एक नाटककार हैं, इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है मुद्रा राक्षस नाम से। कई बार एग्जाम में पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। और मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में वहां पर लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा इसे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। और नवरोज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ देखिए फारसियों का जो नया साल होता है उसे ही वो लोग नवरोज के रूप में मनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर भारत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि वुड के 1854 की प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये वुड डिस्पैच के बारे में बात कर रहा है। क्या कहा है? पहला कह रहा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो ये दोनों बातें देखिए सही है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। पूछा था कौन सा सही है, तो सी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? ऑप्शन है चेरो राजवंश, आइनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या फिर पिथिपति राजवंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। कर्नाट राजवंश के दौरान ही जो मैथिली भाषा था उसका विकास हुआ था। कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि कर्नाट राजवंश का संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो अगर हम लोग बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक इसका था नान्य देव। और अगर अंतिम शासक की बात करेंगे तो हरि सिंह। इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा अंतिम शासक तो हरि सिंह, संस्थापक कौन था तो नान्य देव, और पूछेगा अगर मैथिली भाषा का विकास कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले, तो कर्नाट राजवंश से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी, चंपा, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी। सबसे पहले क्या था? राजगिरी था, बाद में जो राजधानी चेंज होकर के पाटलिपुत्र हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ कथन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा दिया है कि इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा दिया है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पर तीनों बातें जो हैं वो सही है। इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं, तो जो डी वाला ऑप्शन है 1 2 3 तीनों सही है, वही हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। आओ तो जो लॉर्ड लिटन था यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और शस्त्र अधिनियम भी यही लाया था। कब लाया था? तो 1878 ईस्वी में लाया था। इसमें था क्या? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसमें जो देसी भाषाओं में जैसे बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, इन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर छपते थे उस पर अंकुश लगाने के लिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और जो शस्त्र अधिनियम था उसमें क्या था? तो जो भारतीय लोग थे वो बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं रख सकते थे। वो भी कौन लाया था? लॉर्ड लिटन ही लाया था। और यहाँ पर बात किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था? तो लॉर्ड रिपन जो था उसने हटा दिया था, उसे निरस्त कर दिया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा था। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन सही है। और बात करें लॉर्ड लिटन के बारे में एक और फैक्ट की, तो इसने जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था इसका जो एज था 21 साल से घटा करके 19 साल कर दिया था, जिससे कि भारतीय, अब सोचिए 19 साल के एज में कौन सा लड़का सिविल सर्विसेज क्रैक कर पाएगा। तो मैक्सिमम एज इसने 21 साल से घटा करके 19 साल कर दिया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि लॉर्ड मेयो की 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया हुआ है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा दिया है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया था। तीसरा दिया था कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। चौथा दिया है कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर कूट वाला है और इसमें बताना था कौन सा सही है, कि केवल 1 और 2, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 सभी सही है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी बातें, चारों बातें दिया गया है, चारों बातें सही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रांत दिया है तो प्रांत को आप राज्य से समझिएगा। तो इसने क्या किया था कि केंद्र और राज्य में जो पैसे का बंटवारा था उसके बारे में इसने कदम उठाया था और जो भी राज्य से संबंधित जो वास्तविक आवश्यकताएं होती थी उस पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर चारों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य, कामंदक, चरक, इनमें से कोई नहीं। तो नीति सार किसने लिखा है? तो कामंदक ने लिखा है। और यह किससे प्रेरित था? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक था उससे यह प्रेरित था नीति सार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर बात करें आलमगीर का मतलब होता क्या है, तो दुनिया का विजेता। आलमगीर का मतलब होता है दुनिया का विजेता। और आलमगीर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कौन सा शासक? तो औरंगजेब था। औरंगजेब को किस नाम से और जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास, मतलब गुप्त वंश का जो राजा था उसके पास मिशनरी भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 1936, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ट्रिकी रहता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग तरीके से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912। तो सबसे पहले बंगाल, बिहार और उसके साथ उड़ीसा, ये तीनों क्या था? तीनों प्रांत एक साथ था। और 1912 में क्या हुआ था? बंगाल से बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत अलग हो गए थे, लेकिन बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे। बंगाल से बस 1912 में अलग हुए थे। और जो बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब आपसे पूछेगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 में अलग हुआ था। और बिहार और उड़ीसा कब आपस में अलग हुए थे?
तो ये 1936 में अलग हुए थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।